सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैं हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। हालांकि बहुत से मरीज़ों से मेरा सामना होता रहा है और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुझे किसी भी तरह के भयानक से भयानक दिखने वाले मरीज़ों से भी कोई डर नहीं लगता है और मेरे इसी स्वभाव के कारण अक्सर इमरजेंसी वार्ड में ही मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी। मगर अपने जीवन का एक बहुत ही भयानक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपना वो पुराना हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं बच्चों के वार्ड में ड्यूटी कर रहा था। सारा काम ख़त्म कर मैं चैन से बैठा ही था कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। इमरजेंसी वार्ड से कॉल था। वहाँ के वार्ड बॉय ने मुझे कहा कि डॉक्टर मुझे तुरंत बुला रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी इमरजेंसी है। मैं चौंक पड़ा था। अरे वहाँ पर तो ड्यूटी में नर्स और डॉक्टर हैं, फिर अचानक मुझे क्यों? तभी उस वार्ड बॉय ने बताया कि यहाँ पर एक मरीज भर्ती हुआ है जो बहुत ज़्यादा वायलेंट है और उसने यहाँ पर पुलिस के 2 कांस्टेबल, एक डॉक्टर, एक नर्स को घायल कर दिया है। अतः उसे कंट्रोल करने के लिए मेरा भी वहाँ पहुँचना बेहद ज़रूरी है। मैं तुरंत ही वार्ड की तरफ दौड़ पड़ा। वार्ड के अंदर के हालात देखकर मैं भी एक पल कुछ चौंक पड़ा था। वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था जिसे पुलिस के कुछ कांस्टेबल और कुछ हॉस्पिटल स्टाफ पकड़े हुए थे। पास ही एक डॉक्टर मुझे देखकर बोले, तुरंत ही बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करके मैं लाऊं। उस आदमी के शरीर को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था। उसका चेहरा काला सा पड़ा हुआ था और शरीर में जगह जगह घाव थे और वो बेहद विभत्स दिख रहा था। बातों ही बातों में डॉक्टर ने बताया कि वो नशे का आदी है और बहुत ज़्यादा नशा किए हुए है और इसी नशे के हालत में वो लोगों को घायल कर रहा है। मैंने तुरंत ही बेहोशी का इंजेक्शन डॉक्टर के हाथ में दिया और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, मगर आश्चर्यजनक तौर से वो मुझे देखकर हंस पड़ा। उसके अधसड़े गले हुए दांत उस हंसी को और भयानक बना रहे थे। अचानक डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उसका शरीर थोड़ा सा लस्त पड़ गया। सभी थोड़े से चैन लिए, मगर कुछ ही घंटों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया नशे की बहुत ज़्यादा डोज ले लेने की वजह से उसका शरीर और किसी दवाई को शायद सहन नहीं कर पाया। मगर एक बात मुझे बड़ी आश्चर्य लगी। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे और मैं उसकी बाँह को पकड़ा हुआ था, ऐसा लगा था जैसे वो मुझे देखकर कुछ बुदबुदा रहा था, कोई मंत्र सा। हम लोग उसकी लाश को मर्चरी में ले जाने के लिए तैयार कर ही रहे थे कि अचानक मैं चौंक पड़ा। मुझे ऐसा लगा उसकी लाश की आंखें खुली हुई हैं, मुंह पर वही मुस्कान है और वो एकटक जैसे मुझे देख रहा है। मैं चौंक पड़ा था। बाद में पुलिस वालों से थोड़ी बातचीत करने पर पता चला व्यक्ति नशे का बहुत ज़्यादा आदी होने के साथ साथ तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं में भी लिप्त रहता था। उसने 2-3 लड़कियों की बलि भी दी थी और इसी बात की वो सज़ा भुगत रहा था। जेल में
पता नहीं किस कैदी की मदद से उसने नशा ले लिया था। यही नहीं, उसने इस तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चे का भी कत्ल कर दिया था। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन क्या, 1 महीना कहना चाहिए। आज भी अमावस की रात थी। मेरा नाइट शिफ्ट था। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अक्सर ऑटो से उतरकर हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर स्थित पान ठेले जाता था और वहाँ 1-2 सिगरेट पी लेता था, क्योंकि ऑन ड्यूटी तो सिगरेट पीना मना था ना, और नाइट ड्यूटी में तो तलब और ज़्यादा लगती है। हॉस्पिटल से मैं कुछ दूरी पर ही था। रात का वक्त था, रास्ता सुनसान था। 1-2 कुत्ते आपस में झगड़ रहे थे। मैं धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। अभी हॉस्पिटल के गेट पर ही पहुंचा था कि अचानक मुझसे कुछ दूरी पर स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में मुझे एक परछाई सी दिखी। मैं चौंक पड़ा। इतनी रात को पूरा रास्ता सुनसान है, फिर ये कौन? जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि वो परछाई मेरी तरफ पीठ किए हॉस्पिटल की तरफ देख रही थी। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ पलटने लगी। यही नहीं, वो आकृति जैसे जैसे मेरी तरफ पलट रही थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी अब उस पर पड़ने लगी थी। मैंने पाया उसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था जो हल्का हल्का चमक रहा था, और एक हाथ में जो भी चीज पकड़ी थी वो नीचे लटक रहा था। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ गया और मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे 1 महीना पहले मैंने अपने ही सामने मरा हुआ पाया था। हाँ, ये वही व्यक्ति था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसके शरीर के काले काले दाग और घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो एक हाथ में गंडासा पकड़े हुए खड़ा था, मगर दूसरे हाथ में उसने जो पकड़ रखा था उसे देखकर मेरा सिर चकराने लगा, क्योंकि उसने पकड़ रखा था एक कटा हुआ सर, और ये कटा हुआ सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। और वो सर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। साथ ही नर्सों और वार्ड बॉयज़ ने बताया कि मैं सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। ड्यूटी पर आ रहे एक और वार्ड बॉय ने मुझे हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया। मगर मैंने उस रात जो देखा था वो क्या था, इस विषय में जब मैंने बाकी लोगों से बात की तो सबने सलाह दी कि शायद उस व्यक्ति के मौत का गहरा असर मेरे दिमाग पर है। मुझे साइकाइट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, और मैंने किया भी। हॉस्पिटल से ठीक होते ही साथ अपने ही हॉस्पिटल के साइकाइट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेकर पूरे विषय में चर्चा की। साइकाइट्रिस्ट ने भी यही कहा कि शायद उस व्यक्ति के बारे में सुनकर और उसकी मौत को अपने आंखों के सामने देखकर मुझे शौक सा लगा है। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दी। मैं मेडिसिन्स लेने भी लगा और धीरे धीरे ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, मगर उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे ठीक से याद नहीं है वो रात भी अमावस की रात थी या नहीं,
ड्यूटी पर मैं और एक और नर्स थे। मैं एक पेशेंट के पास खड़े होकर उसका टेम्परेचर ले रहा था कि अचानक पास की खिड़की से मेरी नज़र बाहर सड़क पर गई और मैं देखकर चौंक उठा। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी के ठीक नीचे एक व्यक्ति खड़ा था जो ठीक मेरी तरफ ही देख रहा था, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही परछाई थी। मैं चौंक पड़ा। मैंने तुरंत ही वहां से हट जाना उचित समझा, मगर कुछ देर बाद जब जाकर मैंने दोबारा खिड़की से झांका तो नीचे कोई भी नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर ने किसी भी पैनिक कंडीशन के लिए मुझे कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दिए थे। मैंने उन्हें खाया और साथ वाली सिस्टर को बाकी काम कहकर अपने डेस्क पे आकर बैठ गया। सिस्टर भी अपना काम निपटाकर पास ही के एक खाली बेड पर जाकर लेट गई। मैं अगले दिन की मेडिसिन्स की फाइल तैयार करने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में किसी के हंसी की आवाज पड़ी। मैं चौंक पड़ा। पूरा वार्ड पूरी तरह से नींद में डूबा हुआ और सन्नाटे से भरा हुआ था। मैं थोड़ा सा चौंका और सोचा आसपास के किसी वार्ड में नर्सेस वगैरह जाग रही होंगे। यही सोचकर मैं बाहर के कॉरिडोर तक चला गया। कॉरिडोर करीब 100 मीटर लंबा था और आधे अंधेरे आधे उजाले से भरा हुआ था। यहाँ पर 3 अलग अलग वार्ड पड़ते थे। मैं टहलते टहलते दूसरे वार्डों की तरफ निकल गया, मगर आश्चर्य, इन वार्डों में भी गहरा सन्नाटा था। मैं वापस मुड़कर अपने वार्ड की तरफ आ ही रहा था कि कॉरिडोर के एकदम आखिरी सिरे पर मुझे किसी की परछाई महसूस हुई। मेरा दिल धक से कर उठा। मैंने मुड़कर देखा, ये परछाई ठीक वही थी जो मुझे बाहर मिली थी। अपने गंडासे वाले हाथ से वो मुझे इशारा करके बुला रहा था। मैं वहां से निकल जाना चाहता था, मगर निकल ना सका, क्योंकि एक अनजानी सी शक्ति मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ चले और मैं ठीक उसके सामने पहुंच गया। मगर आश्चर्यजनक तौर पे आज उसके हाथों में कटा हुआ सर नहीं था। वो हाथ खाली था और अचानक ही उसने उस खाली हाथ से मेरे गर्दन पर जोर से दबा दिया। उसके खूंखार नुकीले नाखून मेरे गले में घुस गए। मैं असहाय सा छटपटाकर उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही थी। आज मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं किसी तरह जोर लगाकर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी हाथ ने मुझे जोर जोर से झकझोरना शुरू कर दिया और मैं जैसे एक नींद से बाहर निकला। मेरी गर्दन कट चुकी थी और उसमें से बिलबिलाकर खून निकल रहा था। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक बार फिर से मैं बेड पर था। गर्दन में पट्टी लगी थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे बताया कि अंधेरे में खड़ा मैं खुद ही अपने गले में चाकू से वार कर रहा था।
सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहा था, मगर मेरे पास कोई जवाब न था। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा था, मगर कोई भी नहीं माना। मुझे डॉक्टरों ने मानसिक रोगी घोषित कर दिया था। 1 हफ्ते करीब मुझे हॉस्पिटल के मानसिक रोगी वार्ड में भी रहना पड़ा था, मगर वहां से बाहर निकलने के बाद एक पागल होने की जिल्लत मुझसे सहन नहीं हो रही थी। इसलिए मजबूरी में मुझे उस हॉस्पिटल की जॉब छोड़ देनी पड़ी। मैं अक्सर अपने ऑफिस जाने के लिए इसी हाईवे से होकर गुजरता हूं। हाईवे से एक पतली सी सड़क किनारे से कट जाती है। कई बार लोगों से सुना है ये सड़क दूर जंगलों के बीच जाती है, जहां पर ट्रैकिंग का बहुत अच्छा स्थान है। बार बार चाहकर भी ये संभव नहीं हो पाता था, मगर उस बार अचानक ही मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी प्लान बन गया कि हम लोग उस इलाके में ट्रैकिंग और नाइट स्टे करने जाएंगे। सारा साजो सामान लेकर एक छुट्टी के दिन हम उस तरफ निकल पड़े, मगर अभी थोड़ी दूरी गए थे कि वहाँ पर हमें एक ग्रामीण मिला, जिसने हमें बताया कि हमें भूल कर भी उस जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह अभिशप्त है और रात में वहाँ किसी को भी न रुकने की सलाह दी जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है जिसकी वजह से लोग अब उस जगह से दूर ही रहते हैं। मगर हाय रे जवानी का जोश, हम चारों दोस्तों को जैसे जुनून चढ़ गया। हमें पता था भूत प्रेत आदि कुछ भी नहीं होते हैं, इसलिए हम चल पड़े उस जगह और शायद वहां पहुंचकर अपने इस फैसले पर बेहद आनंदित भी हुए। वो जगह बहुत ही सुंदर थी और वीरान सी थी। हम लोग दिन भर जंगलों में घूमते रहे। रात को बॉनफायर जलाया और कैंप लगा लिया। मैं और हरीश एक कैंप में थे, जबकि विनोद और महेंद्र दूसरे कैंप। रात में हम बॉनफायर के पास बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक किसी जानवर की आवाज ने जंगल को गुंजायमान कर दिया। अचानक ही हरीश बोला, सुनो, हम लोग को कैंप के अंदर चलना चाहिए, बाहर रहना ठीक नहीं। हम सभी चौंक पड़े, इसे क्या हो गया? हमने उसे कहा, तू तो हम में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है, फिर ये जानवर की आवाज से ऐसा क्यों डर गया? मगर उसने कहा कि किसी भी हद में बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। हम सभी अपने अपने कैंपों में चले गए। कैंप में पहुंचकर मैंने उससे जोर देते हुए पूछा तो उसने बताया कि उसने बहुत सी नाइट कैंपिंग की है और रात में बहुत से तरह के जानवरों की आवाज़ सुनी है, मगर ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी और ही चीज की थी। हम दोनों कैंप में सोने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बॉनफायर की रोशनी थी। तभी अचानक कैंप के बाहर कोई खड़ा था। मैं चौंक पड़ा। हरीश ने कहा, लगता है गांव के आसपास का कोई व्यक्ति इधर चला आया है, उसे देखना चाहिए। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर जब वो कैंप से बाहर निकला तो चौंक पड़ा। बाहर तो कोई भी न था, मगर हाँ, आश्चर्यजनक तौर पर बॉनफायर के ठीक पास एक मिट्टी की गुड़िया रखी हुई थी,
जिसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और माथे पर खून का टीका लगा हुआ था। इसी की परछाई आंख के पास रहने की वजह से अत्यधिक बड़ी दिखाई दे रही थी। हालांकि हम दोनों चौंक पड़े थे और कैंप से बाहर निकलकर जब पास से गुड़िया का निरीक्षण किया तब यह परिस्थिति पाई। हरीश ने तुरंत ही हम तीनों से कहा कि हम सामान समेटें। वहां पर रुकना हमारे लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। हरीश हम में से सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा हिम्मती था। उसका डर देखकर हम वहां रुकने में असमर्थ थे। हमने तुरंत ही सामान समेटा और कार में बैठकर वापस आने लगे, मगर तभी रास्ते के ठीक बीचों बीच एक बूढ़ी औरत चली जा रही थी। महेंद्र बोला, उसके पास कार रोकूं क्या? इतने अंधेरे में बेचारी कहाँ जा रही है? मेरे मन में एक अनजाना सा डर था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, पागल मत बन, पता नहीं कौन है क्या है इतनी रात को, मगर उसे किसी मदद की भी तो जरूरत हो सकती है। महेंद्र ने फिर मुझसे बहस किया, तू बेवकूफ तो नहीं? तुझे पता है ना, ऐसे सुनसान इलाकों में अक्सर लोगों को गाड़ियां रोककर लूट लिया जाता है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। उसने गाड़ी तेजी से उस बूढ़ी के पास से निकाल दी, मगर जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही थी। हमारे उसके पास पहुंचते ही अचानक वो जोर से चीख पड़ी। बंद कार की खिड़कियों से भी हमें उसके चीखने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब हमारे मन में भी डर का संचार हो गया। हमने गाड़ी तेज चला दी, मगर तभी कार की छत पर कुछ गिरा और अगले ही पल कार का डैशबोर्ड लाल रंग से भर उठा। ये खून था। गाड़ी लहराई, मगर महेंद्र ने उसे अपने नियंत्रण में रख लिया और जैसे ही गाड़ी रुकी, एक झटके के साथ गाड़ी की छत से एक मिट्टी की टूटी हुई गुड़िया गाड़ी के सामने से होते हुए जमीन पर गिर गई। वाइपर से गाड़ी का कांच कुछ हद तक साफ हो गया था। महेंद्र ने अब सरपट गाड़ी दौड़ा दी। तभी आश्चर्यजनक तौर पर हमारी गाड़ी के पीछे वो बुढ़िया दौड़ती चली आ रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक ही उसने हमारी तेज रफ्तार गाड़ी की रफ्तार को भी क्रॉस कर लिया और हमसे आगे निकल गई। वो जैसे हवा में उड़ती चली जा रही थी और तभी उसने अपने हाथों से अपना सिर धड़ से अलग किया और हमारी गाड़ी की तरफ फेंक मारा। महेंद्र ने एक बार फिर से गाड़ी लहराकर हमारी गाड़ी को बचाया और सरपट दौड़ा दिया। अब हमारी गाड़ी के पीछे सरकटा हुआ वो धड़ तेजी से दौड़ता चला आ रहा था। हम सब मनी मन ईश्वर का नाम लेते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते चले जा रहे थे। हमारी शायद किस्मत थी कि हम कुछ ही मिनटों में हाईवे पर पहुंच गए थे और वहां से सरपट अपने घर की ओर। आज भी ऑफिस से आते जाते मैं उस शॉर्टकट रास्ते के पास से होकर गुजरता हूं और जब भी उस रास्ते पर नजर पड़ती है मुझे उस रात की याद ताजा हो जाती है।